तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाता ने फैसला सुना दिया है। वोटिंग आज खत्म हो गई है दोनों ही राज्यों में और सीधे अब मैं आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगी। मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए। भोपाल से ब्रजेश राजपूत, इंदौर से अभिषेक उपाध्याय, श्रीनिवास मुरैना से, दतिया से वीरेश पांडे, ज्ञानेंद्र तिवारी रायपुर से, रविकांत छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूं ब्रजेश राजपूत के पास। और ब्रजेश, संक्षेप में अगर मैं कहूं, मध्य प्रदेश के इन चुनाव को सम अप कर दीजिए तो किस रूप में करेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव को देखा जाए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था, क्योंकि बीजेपी को अपना किला बचाना था, क्योंकि पिछला चुनाव वो हारी हुई थी और इस जो सरकार बनाई है किसी दूसरे तरीके से बनाई है। और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यदि इस बार ये कांग्रेस यहाँ जीत नहीं पाती है तो कांग्रेस बहुत बुरे हाल में पहुँच जाएगी, गुजरात उत्तर प्रदेश जैसे। तो कांग्रेस के लिए करो मरो का चुनाव है, तो बीजेपी के लिए इस बात का चुनाव है कि उसके पास यहाँ जो सबसे लोकप्रिय और सबसे मेहनती नेता है, उस मेहनती और लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से इस चुनाव में वापसी की है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत नीचे से चुनाव शुरू किया था, एक तकरीबन हारा हुआ चुनाव था, मगर बीजेपी और बीजेपी के संगठन ने अच्छी मेहनत की और एक चुनाव को बराबरी पे ला दिया। और वो जो कांग्रेस के पास जो एक बहुत बड़ी एज थी शिवराज सरकार के खिलाफ, जो एंटी इनकम्बेंसी की एज थी, उसको धीरे 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 कम करते करते तकरीबन बराबर किया। मगर अभी भी बात वही है कि पूरा चुनाव ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो, और दूसरा बीजेपी जो लाडली बहना फैक्टर है, शिवराज सिंह जो लाडली बहना, तो लाडली बहना वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बीच का चुनाव था। और देखना यह है कि जनता ने जो वोट किया है वो किस तरफ गई है। क्या महिलाओं ने अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, इंदौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जानते हैं जरा अभिषेक उपाध्याय से। अभिषेक, इन चुनाव में आपकी नजर में सबसे खास क्या रहा? देखिए रोमाना, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वर्ल्ड कप का फाइनल हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली करो या मरो की तर्ज पर मैं इतने पैरेलल आपको दे रहा हूं। वर्ल्ड कप मैच, करो या मरो, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कहा था, लेकिन ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी लेवल पर यह चुनाव हुआ है। आज मैं आपको इंदौर का बताऊं, कैलाश विजयवर्गीय, जीतू पटवारी, सुमित्रा महाजन और अभी मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंटरव्यू किया। ये 4 इंटरव्यू करने के बाद मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि जो ताकत लगा रखी नेताओं ने इस चुनाव में, इतना ऐसा लग रहा कि फोटो फिनिश की लड़ाई हो रही है। और एक बात कहूंगा रोमाना, इंपॉर्टेंट 2 चीजें जो ब्रजेश कह रहे थे, लाडली बहना यानी कि जो महिलाओं की लाइनें लगी हैं उनका साइलेंट वोटर का इंपैक्ट क्या होता है और एंटी इनकम्बेंसी कितना काम करती है। एग्जैक्टली इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच में ये नतीजा दिखाई पड़ जाएगा। तो लाडली बहना जिसका जिक्र अभी अभिषेक भी कर रहे हैं, पहले ब्रजेश भी कर रहे थे, 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को सीधे इससे लाभ पहुंचता है। ऐसे में क्या ये वोटर के तौर पर अपने भाई शिवराज सिंह चौहान जो ये योजना लेकर आए उनके साथ खड़ी हुई नजर आएंगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। मैं सीधे अब आपको ज्ञानेंद्र तिवारी के पास लेकर चलती हूं, रायपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज्ञानेंद्र से जानते हैं छत्तीसगढ़ चुनाव क्या आपको खास लगा, किस तरीके के रंग इस चुनाव में आपने देखे? देखिए रोमाना, जैसे ब्रजेश जी कह रहे थे ना कि मध्य प्रदेश में हारे हुए चुनाव को बीजेपी ने कमबैक करते हुए बराबरी पे ला दिया है, वैसे ही यहाँ कांग्रेस की स्थिति। कांग्रेस यहाँ एक तरफा जीत रही थी। आज से 2 महीने पहले कांग्रेस यहाँ एक तरफा जीत रही थी। आप किसी से पूछो, लोग कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन 14 सीट वाली बीजेपी की पार्टी बहुमत तक पहुंचने की स्थिति में अगर आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। तब जब कांग्रेस की लोकप्रियता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता धान किसान जो जिसमें छत्तीसगढ़ का एकाधिकार है, उस पर बहुतायत मात्रा में है कि धान और किसान यानी आज की डेट में कांग्रेस। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए, लोगों के बीच जाते हुए, अपने संगठनात्मक जो उनकी मजबूती है उस पर पकड़ बनाते हुए जिस तरह से वापसी की है, तो कांग्रेस मजबूत है, ये तो इसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी कहीं पीछे नहीं है छत्तीसगढ़ के चुनाव में। लेकिन आज मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा रोमाना, ये कह के कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है। बहुत रोचक मुकाबला है। लेकिन कम से कम इतना जरूर कहा जाएगा आज कि जब चुनाव शुरू हो रहा था उस वक्त जो कहा जा रहा था कि मामला पूरी तरीके से एक तरफा एक पार्टी के पक्ष में, तो कम से कम चुनाव खत्म होते होते और आज जब मतदान खत्म हुआ तो ऐसा कहने की स्थिति में कोई नहीं है। कम से कम छत्तीसगढ़ में भी मुकाबले में दोनों ही पार्टियां इस वक्त नजर आ रही हैं। वीरेश पांडे के पास आपको लेकर चलूंगी, दतिया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और वीरेश, आप लगातार मध्य प्रदेश में घूमे हैं, आपका खास फोकस दतिया में रहा है, मतलब नरोत्तम मिश्रा वाला इलाका। यहां आपने क्या पाया, मुद्दा या चेहरा प्रभावी क्या था?
देखिए, अगर मैं बात करूं दतिया की तो कुछ वर्षों से यहाँ की दो पहचान, एक तो दतिया माई, दूसरा नरोत्तम भाई, ये दो पहचान यहाँ की बनी है। तो भाई और माई की पहचान अभी भी बरकरार है और नरोत्तम मिश्रा का जो जादू है दतिया और आसपास के इलाके में, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के आसपास के इलाके में, वो अभी भी कायम है और यहाँ के वो सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं और ब्राह्मण फेस हैं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में। और यहाँ से जो वो बोलते हैं उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है और खासकर वो गृह मंत्री के तौर पर और प्रदेश में नंबर 2 की मंत्री की हैसियत से जो उन्होंने काम किया है, दतिया का विकास किया है, उसकी गूंज पूरे मध्य प्रदेश में और खासकर ये जो इलाका है पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और उसका इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर दुष्प्रभाव के रूप में पड़ा था और ये इलाका पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं रहा। लेकिन इस बार नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जो तिकड़ी है इस इलाके में, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया के इलाके में, ये अच्छी खासी अपनी पकड़ रखती है, रसूख रखती है और इसका इंपैक्ट इस इलाके में जरूर देखने को मिल रहा है। और दतिया में मैंने आप जिस इलाके में है ना, आप दतिया में हैं और यहीं पर मुरैना से श्रीनिवास भी हमारे साथ मौजूद है। इलाका पूरा वही है, चंबल ग्वालियर वाला। श्रीनिवास के पास हम लेकर चलते। एक तो श्रीनिवास, आज सुबह जब हम बात कर रहे थे तो वो जो छिटपुट घटनाएं हो रही थी उसके बाद दिन भर किस तरीके से वोटिंग इस इलाके में हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए या मतदाताओं में किसी तरीके का कोई डर आपने पाया? और साथ ही साथ जिसका जिक्र अभी वीरेश कर रहे थे, ये दिग्गजों वाला जो दाव बीजेपी की तरफ से खेला गया, ये काम करता हुआ जमीन पर नजर आया श्रीनिवास? देखिए रोमाना, आज पूरे दिन तकरीबन सुबह 6 बजे से अभी तक मैं लगातार इस पूरे इलाके में घूमता रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन तमाम चीज़ों की बातें हो रही थी हमारे सहयोगियों करी, खासकर लाडली बहना योजना की। लेकिन अगर मैं बताऊं मुरैना विधानसभा और ग्वालियर चंबल संभाग की बात, तो यहाँ पे वोटिंग पारंपरिक तरीके से होती नजर आई, यानी कि जात पात में बटा हुआ मतदाता यहाँ नजर आया। और सुबह जो आपको हमने हंगामे की तस्वीर दिखाई थी, वहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही था। एक पक्ष दूसरे पक्ष को वोटिंग करने से रोकने की कोशिश कर रहा था और वह इलाका था दिमनी का विधानसभा, जहां से नरेंद्र तोमर उम्मीदवार है। मैं यहां से 1 महीने पहले भी आया था जब नरेंद्र तोमर जी को यहां उम्मीदवार घोषित किया गया था। लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े मार्जिन से नरेंद्र तोमर ये चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, खासकर मुरैना विधानसभा की जो जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कम से कम 2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और ये तीसरा कोण बनाते हुए बसपा नजर आ रही है। ये मुरैना विधानसभा और दिमनी विधानसभा। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या लग रहा है, आप मुरैना विधानसभा के मतदाता हैं? त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, बिल्कुल आपका कहना सही है। और यहाँ पे जो बसपा के, कांग्रेस के और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो वाकई में बहुत स्ट्रांग थे। और हम लोग व्यापारी वर्ग से, मैं खुद अध्यक्ष हूँ यहाँ व्यापारी संघ का, और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे व्यापारी हित की बात कर रहा है, हम उसके लिए एक बात बताइए, लाडली योजना बहना योजना का बहुत ही चर्चा हुई पूरी चुनाव में, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट इस इलाके में दिखा? इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन कम मिला। देखने को मिला लेकिन कम मिला था। लाडली बहना का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिला है और बहनों ने खूब खुल के मतदान किया है। मुझे लगता है कि बीजेपी को इसका अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए, तो दोनों तरफ की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अभी भी कहना कुछ भी मुश्किल है और ऐसे में इंतजार तो जाहिर सी बात है 3 दिसंबर का ही करना होगा, नतीजों वाले दिन का। लेकिन इस बीच मैं आपको अंबिकापुर लेकर चलूंगी। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और रविकांत से जानते हैं। रविकांत, आप जिस तरीके से इन चुनावी राज्यों में घूमे हैं, इस बार के इन चुनाव में बिग पिक्चर, खासतौर से छत्तीसगढ़ में, आपने क्या पाई? देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पहले से काफी अच्छा कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफी कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी पूरी शिद्दत से लड़ी है और आज मतदान के दिन भी देखने को आया कि जिस संभाग में हम हैं, सरगुजा संभाग में, यहाँ पर काफी ज्यादा सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को हल्का सा एज लोग बता रहे हैं, लेकिन ये भी है कि बीजेपी का काफी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानीय पत्रकार हैं हमारे साथ और कुछ अन्य लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग बताइए तो सीधे सीधे कि क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बीजेपी निकाल लेगी भैया। क्यों? क्योंकि उसका अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए कि क्या आकलन है?
मुझे ऐसा लगता है कि टीएस बाबा यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट है बीजेपी के वो एक तो लखनपुर क्षेत्र से, अगर अंबिकापुर क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से कांग्रेस रिपीट कर रही है। आप बताइए छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जिस तरह से वोटिंग हुआ है और जिस तरह से घोषणाएं पत्र जारी हुई हैं, लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा बढ़त मिल सकती है। फिर से जिस तरह से सरकार में कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी? अनुमान लगाया जाए तो 52 से 55 सीटें मिलनी चाहिए। अपना आकलन यहाँ पर इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का। और उससे पहले मैं बता दूं आपको 30 नवंबर को एबीपी न्यूज पर हमारे साथ भी जरूर देखिएगा सुप्रीम एग्जिट पोल। 30 नवंबर शाम 4 बजे से नॉन स्टॉप कवरेज हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस बीच में जल्दी से एक बार फिर से ब्रजेश राजपूत का रुख कर लेती हूँ, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और ब्रजेश, जो अलग अलग इलाकों में, मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुनकर एक बात समझ में आती है कि वो जो विश्लेषक कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश नाम एक राज्य आपको नजर आता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर उतरते हैं तो फिर चंबल ग्वालियर का अलग मिजाज आपको मिलता है। वहीं आप अगर महाकौशल की तरफ आ जाएं तो यहां पर बिल्कुल फ्लेवर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से बघेलखंड से लेकर वो मालवा वाला जो इलाका है, निमाड़ मालवा, वहां पर बिल्कुल तस्वीर बदल जाती है। तो कुछ वही होता हुआ इस बार मध्य प्रदेश में, मतलब रीजन वाइज यहां पर तकरार और आर पार। बिल्कुल, मैं आपसे यही कहूंगा, मध्य प्रदेश कहने को एक प्रदेश है मगर 6 भौगोलिक खंडों में बटा हुआ है। और मेरे हिसाब से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, बुंदेलखंड में कांग्रेस अच्छा कर रही है, विंध्य प्रदेश में जहां पिछली बार कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, इस बार कांग्रेस वहां से गेन कर रही है। बीजेपी जिन इलाकों में अच्छा है वो है भोपाल या मध्य भारत का इलाका, मालवा का इलाका, निमाड़ में उतना बेहतर नहीं कर पाई है, और महाकौशल में बीजेपी ने बेहतर करने की कोशिश की है। मगर 3 बड़े इलाके हैं जहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। और हमको हमारे स्टिंगर्स से या दोस्तों से, पत्रकार मित्रों से जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक कांग्रेस ने इन 3 इलाकों में अच्छा किया है। तो निश्चित ही कांग्रेस के पास एक बड़ी बढ़त है, मगर बीजेपी ने भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।